Hello students, this is Swastika Sharma from Science Pedagogics, and today we'll be learning about esophagus, stomach, small intestine and large intestine as a part of human digestion and absorption. If you want to know about pharynx, mouth, buccal cavity, tongue, etc., you may visit our last video. I have described that very beautifully using diagrams there. So let's start with the esophagus. पहले हम देखते हैं कि एक्चुअली esophagus की पोजीशन वगैरह कैसे होती है एंड देन उसके बाद हम उसकी डिटेल्स के बारे में देखेंगे. सो इन द लास्ट टाइम हमने देखा था कि माउथ के जस्ट ऑपोजिट होता है ओरोफैरिंक्स और उससे नीचे जाते हैं तो आता है लैरिंगोफैरिंक्स, लैरिंग्स के जस्ट सामने. So, this laryngopharynx then continues into a pipe-like structure, a tubular or a pipe-like structure, जिसे हम esophagus कहते हैं और इसे हम food pipe भी कहते हैं. ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं food pipe and wind pipe. तो food pipe esophagus को कहते हैं. This is almost 25 centimeters long and ये connect करता है mouth laryngopharynx को stomach से. मतलब शुरू हो गए यहाँ पे लैरिंगोफैरिंक्स के एंड पे और ख़त्म हो गए जाके स्टमक को कनेक्ट करते हुए. अब ईसोफेगस में हम जब खाना खाते हैं तब कुछ मूवमेंट्स होते हैं, उनको कहते हैं पेरिस्टाल्सिस. ये एक्चुअली कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के मूवमेंट्स होते हैं जो कि फूड को नीचे की तरफ पुश करते हैं. अगर आप लोगों ने कभी पाइप का जो माउथ होता है उस पर अपनी फिंगर लगा के देखी होगी तो आप लोगों ने ये ऑब्जर्व किया होगा कि पानी थोड़ी ज़्यादा तेज़ी से फ्लो होता है. सो जस्ट लाइक दैट ईसोफेगस फूड को नीचे की तरफ धक्का देने के लिए पहले फूड जब आता है तो पहले कॉन्ट्रैक्शन करता है फिर रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन. इस मोशन को कहते हैं पेरिस्टाल्सिस. अब जो ईसोफेगस है उसका शुरू का 1/3 वॉलंटरी होता है, मतलब कि हम कंट्रोल कर सकते हैं उसे. मतलब कि इंस्टेड कि ईसोफेगस में पूरी तरह खाना जाए उससे पहले हम जो है शुरू के 1/3 पोर्शन तक खाना वापस वॉमिट आउट कर सकते हैं. इसीलिए जब हमें कोई चीज़ कड़वी लगती है तो हम अक्सर जो है उसे वॉमिट आउट कर देते हैं. देन जो बीच का 1/3 है वो वॉलंटरी और इनवॉलंटरी दोनों होता है. दैट मीन्स पार्शियल वॉलंटरी एंड पार्शियल इनवॉलंटरी. फिर जो लास्ट का 1/3 होता है दैट इज कम्प्लीटली इनवॉलंटरी, मतलब ये हमारी मर्जी से काम नहीं करता. आवर ब्रेन सिग्नल्स इट टू वर्क. ओके, अब ईसोफेगस डायाफ्राम से होता हुआ स्टमक में जाता है और अगर ये ग्रीन पेन डायाफ्राम रिप्रेजेंट कर रहा है तो जिस पॉइंट से ईसोफेगस स्टमक में जा रहा है उसे हम कहेंगे हियाटस, HIATUS, हियाटस. अब ईसोफेगस स्टमक में खुलता है तो उसमें एक स्पिंक्चर होता है, लाइक लॉक होता है, लॉक टाइप स्ट्रक्चर होता है, स्पिंक्टर, जो कि एक्चुअली कॉन्स्ट्रिक्टेड मसल्स होती हैं. इसके कारण से जो स्टमक का फूड है वो यूजुअली ईसोफेगस में वापस नहीं आता. इसी तरीके का फ्रॉम ईसोफेगस टू स्टमक का टू मोशन होता है इन नॉर्मल कंडीशंस और इस स्पिंक्टर को कहते हैं कार्डियक स्पिंक्टर. आफ्टर ईसोफेगस वी विल बी स्टडिंग अबाउट स्टमक. सो स्टमक हम सबको पता है स्टमक होता है पेट और ये हमारी एब्डोमिनल कैविटी मतलब पेट वाले हिस्से में सिचुएटेड होता है. अब हमने देखा कि जो ईसोफेगस है वो स्टमक में खुलता है थ्रू कार्डियक स्पिंक्टर और डायाफ्राम से पास होता है थ्रू हियाटस. सो दिस इज हियाटस एंड दिस कॉन्स्ट्रिक्शन शोज कार्डियक स्पिंक्टर. अब क्यों हम इस स्पिंक्टर को कार्डियक स्पिंक्टर कहते हैं? द रीज़न इज स्टमक के 3 पार्ट्स होते हैं, कार्डियक, फंडस एंड पाइलोरस. कार्डियक इसलिए क्योंकि ये पार्ट स्टमक का हार्ट के पास होता है, इसीलिए हम इसे कार्डियक पार्ट कहते हैं. और सिंस ये स्पिंक्टर कार्डियक पार्ट में लोकेटेड है इसीलिए इसे कार्डियक स्पिंक्टर कहते हैं.
अब स्टमक जो है एलिमेंट्री कैनाल का लार्जेस्ट ऑर्गन होता है, याद रखना, लार्जेस्ट ऑर्गन इज स्टमक, और वही लॉन्गेस्ट बोले देन इट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्टमक की वॉल में कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, कुछ फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं रुगे। ये रुगे का काम होता है कि स्टमक के एब्जॉर्प्शन एरिया को बढ़ाना। अभी हम आगे देखेंगे एब्जॉर्प्शन, तो उस केस में जितना ज़्यादा टाइम फूड को स्टमक में और इंटेस्टाइन में मिलता है उतना ही ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। तो इसीलिए स्टमक के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए रुगे प्रेजेंट होते हैं। ऑल्सो रुगे जो है स्टमक के सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। इसीलिए आपने कभी देखा होगा कि आपने ज़्यादा खाना खा लिया तो ऐसा नहीं कि आपकी स्टमक बर्स्ट हो जाएगी, वो अपनी साइज़ को उसी हिसाब से बढ़ा लेती है क्योंकि रुगे सरफेस एरिया बढ़ा देता है। अब दूसरा पार्ट है फंडस जो कि मिडिल पार्ट है, और तीसरा पार्ट है पाइलोरस। पाइलोरस के बाद स्टमक जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन करती है, और यहाँ पे भी एक स्पिंक्टर होता है जिसे कहते हैं पाइलोरिक स्पिंक्टर। अब फूड जब तक ईसोफेगस में होता है तब तक उसे बोलस कहते हैं, और जैसे ही वो ईसोफेगस से स्टमक में आ जाता है हम उसे काइन कहते हैं, CHYME, काइन। ऑल्सो हमें स्टमक की शेप देख के यहाँ पे इस डायग्राम में पता चल रहा है कि ये ऑलमोस्ट एक जे शेप्ड स्ट्रक्चर है। ये NCERT की लाइन दी है, वी शुड ऑलवेज रिमेंबर इट कि जे शेप्ड स्ट्रक्चर हमारी बॉडी में स्टमक होता है। आफ्टर स्टमक हम इंटेस्टाइन देखेंगे। इंटेस्टाइन भी दो होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लॉन्ग इंटेस्टाइन। इस डायग्राम में स्मॉल और लॉन्ग इंटेस्टाइन दोनों दिखाई गई है। सो स्टमक जो है वो पाइलोरिक स्पिंक्टर से होती हुई स्मॉल इंटेस्टाइन में कंटिन्यू करती है। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है हाईली कॉइल स्ट्रक्चर, पिंक कलर का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन। ऑफ कोर्स हम इसकी 3D एनाटमी दिखाएंगे इन आवर डेमोन्स्ट्रेशन वीडियोस, सो यू मे सी टू दैट एंड बी कनेक्टेड टू अस फॉर दैट। ओके, ये जो ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे हम कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। सो इस डायग्राम में हम स्ट्रक्चर्स देखते हैं, पार्ट्स देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूोडेनम, जेजुनम एंड इलियम। ड्यूोडेनम एक 25 सेंटीमीटर लॉन्ग सी शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो स्टमक से जो पार्ट निकल रहा है ये सी शेप का है, सो दिस इज ड्यूोडेनम। ड्यूोडेनम के बाद ये कंटिन्यू होती है स्मॉल इंटेस्टाइन जेजुनम में। ये जो पार्ट दिख रहा है 1 मीटर तक, इसे हम जेजुनम बोलते हैं। उसके बाद आता है इलियम जो कि होता है 2 मीटर का, एंड दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ऑलवेज रिमेंबर, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज स्टमक and longest part of alimentary canal is ileum. Do not confuse both of them. इसके बाद हम आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स पे। तो लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन इस सीकम में कनेक्ट होती है लार्ज इंटेस्टाइन में। सीकम एक ब्लाइंड सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब ब्लाइंड मतलब जिसका एक एंड हो, तो हाँ हम देख सकते हैं कि सीकम का यहाँ एंड है, इसीलिए इसे एक ब्लाइंड सैक लाइक स्ट्रक्चर कहा गया है। अब सीकम में जो है जो रूडीमेंट जो घास चरने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ग्रास फीडिंग, सीकम में उसमें कुछ बैक्टीरिया रहते हैं जो कि सेल्यूलेस एंजाइम रिलीज करते हैं। ये सेल्यूलेस एंजाइम ग्रास में प्रेजेंट सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करता है, पर ये ह्यूमन बीइंग्स में एब्सेंट होता है, और यही कारण होता है कि इंसान घास नहीं खा सकते। ह्यूमन्स कैन नॉट डाइजेस्ट ग्रास। इस सीकम से लगते हुए एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, एक वर्म लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसे हम कहते हैं वर्मी फॉर्म। अब नाम में ही वर्म है, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। आप लोगों ने अपेंडिक्स तो सबने सुना होगा कि अपेंडिक्स की जो है, कई लोगों के अपेंडिक्स हटा दिया जाता है, अपेंडिक्स की सर्जरी होती है बिकॉज ऑफ अपेंडिसाइटिस। सो दिस इज दैट अपेंडिक्स, और ये एक वर्म लाइक स्ट्रक्चर होता है, वर्मी फॉर्म।
जिसकी फॉर्म वर्म जैसी हो। ये सीकम से अटैच होता है और ह्यूमन बींग्स में ये वेस्टिजियल होता है, इसका कोई फंक्शन नहीं होता। उसके बाद आता है सीकम कोलोन। सीकम कंटिन्यू होता है कोलोन में। तो ये और ये पूरा कोलोन है। अब ये ऊपर जा रहा है इसलिए असेंडिंग कोलोन, ये टेढ़ा जा रहा है इसलिए ट्रांसवर्स कोलोन, और ये नीचे जा रहा है इसलिए डिसेंडिंग कोलोन। डिसेंडिंग कोलोन कंटिन्यू होता है रेक्टम में, जो कि वेस्ट मटेरियल स्टोर करता है। हमारे फूड का जो सारा पोर्शन है वो तो पूरा डाइजेस्ट होकर एब्जॉर्ब होता नहीं है, कुछ अनडाइजेस्टेड भी रहता है। तो ये रेक्टम अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को स्टोर करता है। उसके बाद आता है एनस, जिससे हमारा अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो है वो बाहर एनवायरनमेंट में पास होता है। एनस में दो स्फिंक्टर्स होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। जो इंटरनल स्फिंक्टर होता है वो इनवॉलेंटरी होता है। हमेशा याद रखना, जो इतने भी ओपनिंग्स हैं हमारी बॉडी की, चाहे वो एनस हो या फिर वेजाइना हो, तो उन दोनों में, और यूरेथ्रा हो, तो उन तीनों में जो है एक इंटरनल स्फिंक्टर होता है और एक एक्सटर्नल स्फिंक्टर। जो इंटरनल होता है वो हमेशा वॉलेंट्री होता है, मतलब हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, और जो एक्सटर्नल होता है वो वॉलेंटरी होता है, वी कैन कंट्रोल दैट। आफ्टर दिस जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है स्पेसिफिकली, उसमें ड्यूोडेनम में जो है कुछ सर्कुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, और इन सर्कुलर फोल्ड्स का नाम होता है प्लीका सर्क्युलरिस। और जो पूरी इंटेस्टाइन है उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें विलाय कहते हैं, और इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पे छोटे छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। इस डायग्राम में दिख रहा है बहुत छोटे माइन्यूट हेयर लाइक प्रोजेक्शंस है जिनको कहते हैं माइक्रोविलाय। सो डोंट गेट कंफ्यूज, जो सर्कुलर फोल्ड है सर्क्युलरिस, प्लीका सर्क्युलरिस। प्लीका मीन्स फोल्ड, सर्क्युलरिस मीन्स सर्कुलर। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन के सर्कुलर फोल्ड्स हैं उन्हें हम प्लीका सर्क्युलरिस कहेंगे, और पूरी इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें हम विलाय कहते हैं, और विलाय पे होते हैं छोटे छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शन जिन्हें कहेंगे माइक्रोविलाय। अब इस विलाय और माइक्रोविलाय का काम होता है कि ये इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया बढ़ाता है, जिसके कारण फूड को एब्जॉर्ब होने के लिए प्रॉपर टाइम मिल सके। स्टमक का सरफेस एरिया बढ़ाता है रोगे, और इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया बढ़ाता है विलाय एंड माइक्रोविलाय। डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन देम, दोनों का काम सरफेस एरिया बढ़ाना है, पर एक स्टमक में प्रेजेंट है और एक इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है। आफ्टर स्मॉल इंटेस्टाइन वी हैव लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स हम देख चुके हैं, सीकम जो कि ब्लाइंड सैक लाइक स्ट्रक्चर है, अपेंडिक्स जो कि वेस्टिजियल ऑर्गन है, कोलोन, रेक्टम और एनस। अब कोलोन में हमने देखा, जब हमने लार्ज इंटेस्टाइन का डायग्राम देखा तो आपने देखा होगा कि मैंने जो है कुछ पैटर्न बनाए हैं। ये पैटर्न, ये बीच में जो डार्क ब्राउन कलर का पैटर्न है, और स्पेसिफिकली ये जो गोल गोल पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स है ये बनाए, तो इनका भी पर्टिकुलर नाम होता है। ये जो लॉन्ग रिबन लाइक स्ट्रक्चर है इंटेस्टाइन के बीच में, ये होता है टीनिया कोलाई, और ये जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इन्हें कहते हैं हॉस्ट्रा। ये प्रेजेंट होते हैं कोलोन में। अब हम एक बार इसका टीएस देखते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन, ताकि हमें क्लियर हो जाए कि टीनिया कोलाई क्या है और हॉस्ट्रा क्या है। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन का एक छोटा सेक्शन है। इसमें आपको बीच में जो वाइट रिबन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे कहते हैं टीनिया कोलाई, और ये जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं इसे कहते हैं हॉस्ट्रा। सो हमने आज कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा। स्टमक में रूगे, इंटेस्टाइन में विलाय, माइक्रोविलाय और प्लिया सर्कुलरिस, और लार्ज इंटेस्टाइन में हॉस्ट्रा एंड टीनिया कोलाई। आई रिवाइज इट। रूगे स्टमक में होते हैं और वो मस्कुलर फोल्ड्स होते हैं और वो सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं।
विलाई और माइक्रोविलाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं, जो सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं और एब्जॉर्प्शन टाइम को भी बढ़ाते हैं। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में स्पेसिफिकली सर्कुलर फोल्ड्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं प्लीका सर्कुलरिस। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में लॉन्ग रिबन लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं टीनिया कोलाई, और पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स को कहते हैं हॉस्ट्रा। सो नेवर गेट कंफ्यूज बिटवीन द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स विच आर देयर इन स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड large intestine. So this was the end of our today's topic. In the next class, we will be doing physiology of digestion and absorption. Please like the video and subscribe for regular updates if you found the video knowledgeable. Bye. See you.